हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और अच्छे होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो आज जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 14 क्लास 11th का फिजिक्स, और ये है हमारा मोशन इन प्लेन। इससे पहले हम लोगों ने 13 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज ये 14th चैप्टर है। इस चैप्टर का 14th लेक्चर आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो 14th लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेज हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेज हैं, हमको वो सारी चीज़ें पढ़ना है। तो फटाफट से पेन, बुक और कॉपी निकाल लीजिए, और तब हम लोग चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बाहर के शोर शराबे हैं उससे आप जितना हो सके बचें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए लेक्चर नंबर 14, और आज का पहला हेडिंग ला लिए यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग है यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं यूजेज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या यूजेज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं, यही हमारा एप्लीकेशन भी है, यही हमारा एप्लीकेशन भी है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आप यूजेज ऑफ क्रॉस बोलिए या फिर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस बोलिए, प्रोडक्ट बोलिए, दोनों चीज़ एक ही है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूजेज क्या है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करने का कंसेप्ट है, ये आपको यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। पहली चीज़ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, दूसरी चीज़ है आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे इसी की वजह से, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, और तीसरा चीज़ है आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। तो लिखिए इसमें द यूजेज ऑफ the concept of cross product, the concept of cross product is used to find out the area of triangle, और एक चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, and also used to find out the volume of parallel pipe, is also used to volume of parallel pipe। ये चीज़ है आपका कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, पहली चीज़ ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए, दूसरी चीज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं, और तीसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। ये तीन चीज़ हम यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो कंसेप्ट होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट का, उसका यूज हम लोग करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए, और तीसरी चीज़ होती है आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप फाइंड करने के लिए। ये तीन चीज़ हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से नोट करिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। वीडियो क्वालिटी सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए इसको। इरेज करूं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए, मिटा दें। चलिए अब इसमें पहली हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहली हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को जिक्र करते हैं, ठीक है। पहला चीज हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एक करके पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके, ठीक है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वेक्टर ए है और ये है हमारा वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये इनके दोनों के बीच की एंगल थीटा है। एंगल क्या है? थीटा ले लेते हैं। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से। इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, और यहाँ से यहाँ है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा ट्रायंगल ए बी और सी है, और ये जो है एंगल आपका थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल। समझिए जरा, तो ये जो वेक्टर बी है इस वाले के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो मैंने बताया था कि जिधर थीटा रहता है उधर एक कंपोनेंट ब्रेक होगा इसका, तो इस साइड इसका कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। जिधर थीटा रहता है उस साइड आपका आता है कॉस के साथ बी कॉस थीटा, और इसी का परपेंडिकुलर आपका इधर एक कंपोनेंट बनेगा इसका, इसी के परपेंडिकुलर जाएंगे हम, मतलब यहाँ से ऐसे। तो ये वाला जो मिलेगा आपको, ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये वाला, ये होगा आपका बी साइन थीटा। जिधर थीटा उधर बी कॉस थीटा, मतलब जो वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड उसके साथ कॉस जाएगा, और जिधर आपका थीटा नहीं रहता है उसी के परपेंडिकुलर एक जाएगा बी साइन थीटा। तो जब ये बी साइन थीटा, तो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वाली भी आपकी साइड हो जाएगी बी साइन थीटा। ये पूरा आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर है बात? तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इधर दिख रहा है ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ दिख तो रहा है। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं
1/2। अब हमको बेस की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है हमारा, BC है। बेस क्या है, BC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC, और हाइट है हमारा AD, हाइट है हमारा AD। तो 1/2 इंटू, अब BC की वैल्यू चाहिए हमको, किसकी वैल्यू चाहिए, BC की, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, BC क्या है हमारा, वेक्टर A है, और इसी की लेंथ चाहिए BC की हमको। ये समझिए बात को, ये वेक्टर A है और ये BC है। तो मैंने बताया था कि जो वेक्टर A है इसके जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, मतलब ये एरो की लेंथ वही होगी, जो इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा यही इस एरो की लेंथ होगी। तो BC हो जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, और AD हो जाएगा आपका B sin थीटा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये चीज़ हो जाएगा आपका AB sin थीटा एक साथ। आ रहा है कोई बात समझ में? ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एक चीज़ को समझते चलिए। इस AB sin थीटा को मैंने क्या बताया था आपको, यही कि आपका A क्रॉस B है कि नहीं, यही आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? इस BC वेक्टर की जो BC है इसकी लेंथ क्या है, वेक्टर A है। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ही इस एरो की लेंथ बताता है। मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरो की जो लेंथ होती है वही होता है। तो यहाँ पे BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, और ये हो जाएगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B sin थीटा। तो AB sin थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। बताया था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, AB sin थीटा। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है, तो इसको लिखते हैं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप होता है। तो ये चीज़ इतनी क्या है, AB साइन थीटा इस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का ये मैग्नीट्यूड है आपका AB साइन थीटा, और ये आपका डायरेक्शन है, और ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि A क्रॉस B आपका वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर है, तो वेक्टर के पास दो चीज़ तो होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है तो आपको देते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो एक हो गया, ये वीडियो को पॉज करके नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। क्वालिटी सही है, वीडियो क्वालिटी, हाँ, इसको नोट करिए, मिटाएं, ओके। अब ज़रा देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आपको ज़रा ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, लिखते जाइएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल find the area of triangle determined by two vectors वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी दिया है -3i कैप प्लस 7j कैप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डिटरमाइंड किया जा रहा है वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी आपको दिया है -3i कैप प्लस 7j कैप। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं? सॉल्यूशन इसका ट्राई करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, एक बार खुद से ट्राई करें, फार्मूला रखिए, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालिए और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था। एक बार अपने से ट्राई करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। कर लिया आप लोगों ने ट्राई? बताएं, चलिए अपना सॉल्यूशन मिलाइएगा। हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का यूज करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे और जो चीज़ आएगी उसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे √ax² प्लस by² प्लस ay² प्लस az² से। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैंने आई कैप जे कैप, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए को 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस, अगर के कैप नहीं तो उसको लिख देंगे हम लोग 0k कैप। वेक्टर बी को हम लोग लिखेंगे -3i कैप प्लस 7j कैप और ये हो जाएगा प्लस इसमें भी 0k कैप। जो भी कंपोनेंट आपको दिया नहीं रहेगा उसको मान लेंगे क्या, 0। ठीक है, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यूज करेंगे डिटर्मिनेंट रूल। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। ये हो जाएगा वेक्टर ए है तो सबसे ऊपर वेक्टर ए का लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए में 3 है 4 है 0 है, तो सबसे ऊपर में लिखेंगे 3 4 0। दूसरी बार वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का लिखेंगे -3 7 और ये हो जाएगा 0। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले प्लस आई कैप को सेलेक्ट करेंगे। आई कैप को सेलेक्ट किया तो इसका जो कॉलम था वो पूरा गायब और इसका जो रो था उसको भी गायब, तो ये बचेगा सिर्फ 4 7 0 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 7 0 0। पहली बार प्लस आई कैप तो दूसरी बार -j कैप लेते हैं। तो जब इसको लेंगे तो इसका ये वाला कॉलम गायब और इसका ये रो गायब। देखिए ये कॉलम, इसका ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो गायब था, बचा क्या 3 -3 और इधर 0 0 बच गया। फिर सेलेक्ट करेंगे प्लस के कैप। अब इस के कैप के जो पूरा कॉलम है इसको ढक लीजिए और इस रो को, तो क्या बचा 3 -3 4 7
3 माइनस 3 4 7 और एक बार प्लस आई कैप तो दूसरी बार माइनस जे फिर प्लस के कैप, पहली बार प्लस आई कैप दूसरी बार माइनस जे कैप और ये। और आपको करना क्या, हमेशा आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई चाहे इस तरीके से आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई। चलिए आगे चलते हैं, नीचे दिख रहा है, कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखिए यहीं पे करते हैं। ये आई कैप है हमारा, तो सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 जीरो जा हो जाएगा 0, 4 जीरो जा कितना हो जाएगा 0 और बीच में आता है आपका माइनस और 7 जीरो जा 0 तो ये टर्म पूरा 0 माइनस जे कैप 3 जीरो जा, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ऐसे 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 फिर ऐसे, तो 3 जीरो जा 0 और ये हो जाएगा माइनस 3 जीरो जा 0 भी 0 हो जाएगा। अब बचेगा प्लस के कैप 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और एक फार्मूले का माइनस आ गया, फार्मूले का माइनस। अब -3 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में 4 का तो ये हो जाएगा -12, मतलब ये आपका हो जाएगा -12। 7 3 जा 21 तो था, एक फार्मूले का माइनस और एक -3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, तो क्या इसको हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ हमको रिजल्ट मिलेगा 33 के कैप और 0 जे कैप प्लस 0 आई कैप। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 33 के कैप। ये रहा हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। इतना पहले नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अब देखिए, हमको अब इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। हमको इसका मैग्नीट्यूड अभी चाहिए क्योंकि फार्मूले में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमारा मैग्नीट्यूड था 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 33 के कैप। ये तो अभी आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मिला है। अब इसी का हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो करेंगे, करते हैं क्या, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस 33 का स्क्वायर। तो 33 स्क्वायर आपका रूट में है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 33। तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हो गया 33। 33 का स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 33। अब हमको एरिया चाहिए था, तो एरिया के लिए क्या रख देंगे, हाफ, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है 33, तो मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ, तो ये जाएगा 16.5, तो एरिया हो जाएगा 16.5 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया हो तो, अच्छा यूनिट कोई होगा इसका स्क्वायर होता है, इतना स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। आपको 2 वेक्टर दिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल केस में आपको 2 ही वेक्टर देगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके 2 ही वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो A क्रॉस B आपको देगा, तो आपको दोनों को डिटर्मिनेंट से A क्रॉस B निकाल लीजिएगा, उसके मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल लीजिएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए तो इसको हम लोग करते हैं इरेज और अगला देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगला हेडिंग डालिए एरिया ऑफ पैरेलल, से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो।
ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब अगला हेडिंग डालिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगला हेडिंग है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए है क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर ए है, इस तरीके से हमारा वेक्टर बी है, तो दूसरा हमारा ये भी पैरेलल रहेगा वेक्टर बी, और ये भी इस तरीके से पैरेलल रहेगा वेक्टर ए, और ये जो हमारा वेक्टर ए है। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से हम एक डायगोनल ड्रा करते हैं इसी पैरेललोग्राम में। ये हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है। क्या आपको यहाँ से अगर एक कोई नाम दे दूँ ए बी और ये सी और ये डी, तो क्या इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, वेक्टर ए ये वाला ए बी सी एक ट्रायंगल, और दूसरा है आपका ए डी बी, जबकि सबकी साइड्स आपस में बराबर, इधर भी वेक्टर ए वेक्टर बी, इधर भी वेक्टर ए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल है? नहीं लिख सकते। अरे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो अगर हम पूरे पैरेललोग्राम की एरिया चाहिए, अगर इस पूरे पैरेललोग्राम की एरिया चाहिए तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के ट्रायंगल को, क्या ये दोगुना है कि नहीं एरिया पैरेललोग्राम ट्रायंगल के एरिया से? तो इसको लिख सकते हैं 2, और एरिया ट्रायंगल होता है हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो 2 से 2 कैंसिल, और एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम है ये, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, उसका मैग्नीट्यूड। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए जल्दी से, फटाफट से नोट करिए इसको जल्दी, तब आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट करिए आप लोगों ने। तो इस तरीके से हम अगर दो वेक्टर आप हैं, अगर ट्रायंगल की एरिया निकालना है तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर उसी का दोगुना कर देते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, अगर उसी को 2 टाइम्स कर देते हैं तो मिलेगा आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वो हो जाएगी पैरेललोग्राम की एरिया। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं और इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इस पे लिखिए, पैरेललोग्राम की एरिया पे पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides, लिखिए whose adjacent sides, whose adjacent sides are
whose adjacent sides are formed by the vector वेक्टर्स। और इसमें पहला वेक्टर आपको दिया है i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी आपको दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। ये आपको दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया है कि जब भी दो वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपको डिटर्मिनेंट से मिलेगा। पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट ये 1i, मतलब i कैप ले लेंगे, j कैप ले लेंगे और ऊपर k कैप। इस तरीके से वेक्टर ए है तो 1 लेंगे, फिर -3 रखेंगे और फिर ले लेंगे 1। वेक्टर बी है तो वेक्टर बी तो यहाँ पे 1 1 1 है तो नीचे हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। जो आएगा उसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा अंडर रूट में ax² प्लस ay² और प्लस az²। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी जो आएगा, जो भी आपका आएगा, मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर सी ही आ गया रिजल्टेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसे cx का स्क्वायर प्लस cy का स्क्वायर प्लस cz का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो चीज़ मिलेगी उसी का x, उसी के y और उसी के स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड कर सकते हैं। मिटाएं इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं पैरेललो पाइप। तो अब लास्ट हेडिंग डालिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। लास्ट हेडिंग डालिएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। चले, हेडिंग डालिएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। देखिए क्या है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप है क्या, जरा समझिए। जिस तरीके से आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोहम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोहम्बस, ये सब तीन चीज एग्जाम्पल होते हैं पैरेललोग्राम के। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोहम्बस, जिस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक उसी तरीके से क्यूब और क्यूबाइड भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं पैरेललो पाइप के। तो पैरेललोग्राम के जो एग्जाम्पल हुए रेक्टेंगल, रोहम्बस, स्क्वायर, उसी तरीके से क्यूब और क्यूबाइड भी एग्जाम्पल होते हैं पैरेललो पाइप के। मतलब पैरेललो पाइप एक तरीके से आप क्यूबाइड ही समझिए, क्यूबाइड को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेललो पाइप। तो समझिए जरा एक चीज, मान लीजिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप है,
ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है इस तरीके से। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जरा देखिए वॉल्यूम, अगर ये एंड पॉइंट पे आपको सर्कुलर शेप मिलता है जिसका रेडियस आर है, तो ये जो है आपका पाई आर स्क्वायर क्या है, आपका एरिया ऑफ बेस है कि नहीं। पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया का बेस है, सॉरी बेस की एरिया है, ये भी रेडियस आर है आपका, और इनटू क्या है हमारा हाइट है। क्लियर हुई बात। यहाँ से आपको क्या समझने को मिला कि अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकालना है, तो उसकी बेस की एरिया चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। तो अगर कोई भी 3D शेप है, अगर वॉल्यूम के लिए आपको बेस की एरिया चाहिए और फिर हाइट चाहिए, अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, क्या इस सर्कुलर जो बेस पे है आपके सर्कुलर शेप में, क्या इसी की एरिया है कि नहीं, वो है। तो ये तो हो गई आपकी बेस ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ बेस, और ये हो गया हमारा हाइट, तो वॉल्यूम निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास क्यूबाइड है, इसी तरीके से हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा क्या है, हाइट है। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ देखें, एल इंटू बी, एल इंटू बी देखें तो क्या ये पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगा, बेस की एरिया। ध्यान से देखिए, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे एल इंटू बी, तो क्या ये एरिया ऑफ बेस है कि नहीं, और ये है हमारा हाइट h। तो आपको वॉल्यूम के लिए बेस की एरिया और हाइट जानना जरूरी है, तो आपको मिलेगा वॉल्यूम। सिलिंड्रिकल शेप है और एक क्यूबिडिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका भी बेस की एरिया। ये आपका बेस की एरिया में क्या है, क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो बेस की एरिया मिल गई, हाइट मिल गई, तो मिल गया वॉल्यूम। यहाँ भी बेस एरिया और हाइट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको बेस की एरिया चाहिए और उसको हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3D शेप वॉल्यूम, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 3D शेप फिगर। तो 3D शेप की फिगर के लिए आपको वॉल्यूम के लिए चाहिए बेस की एरिया और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए थोड़ा सा, तब आगे इसको समझाते हैं। पैरेललोपाइप को नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो रही बातें, जल्दी से नोट करिए, थोड़ा सा सेटिंग सही करते हैं। हाँ सही है, जल्दी से लिखिए। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पैरेललोपाइप को समझते हैं क्या। चलो मेरी बात समझिएगा, इसको इरेज करते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैरेललोपाइप कोई हार्ड नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस समझना है आपको। देखिए क्या है, जैसे बताया मैंने आपको
कि जिस तरीके से स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोहम्बस ये सब चीज़ें पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से क्यूब और क्यूबाइड जो है आपका एग्जाम्पल से किसका, पैरेललोपाइप का। तो जरा देखिए हम एक आपको क्यूबिडिकल शेप बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक क्यूबिडिकल शेप है। ये हमारे पास एक क्यूबिडिकल शेप है। इसको मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, और इसको मानते हैं वेक्टर बी, और इसको मानते हैं वेक्टर सी। इस तरीके से हमारा क्यूबाइड है। इस साइड को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी। क्योंकि हमको एरिया चाहिए, इसलिए हमको वॉल्यूम चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है, तो हमने माना कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। ये क्यूबिडिकल शेप आपका इस तरीके से है। पैरेललोपाइप के केस में क्या होता है कि इस फिगर जो है इसको हम थोड़ा सा इधर से पुल कर देते हैं। क्या करते हैं, पुश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्यूबिडिकल शेप है इस तरीके से, ठीक है। ये 3D फिगर नहीं है, ज़रा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये लेंथ और ये हाइट है, ब्रेथ है ही नहीं। जरा समझिए, मान लीजिए फिगर है ये इस तरीके से, क्लियर है। अभी इस फिगर को मैंने इस तरीके से पुश किया, मतलब दबाया इस फिगर को, तो क्या फिगर कुछ बेंड हुआ नजर आ रहा है आपको इस तरीके से? अभी ऐसे था ना, देखिए ध्यान से, अभी ये ऐसे था, इसको मैंने जब बेंड लगाया तो क्या फिगर ऐसे हो गया। मतलब कि फिगर जो है कुछ थीटा एंगल पे इस तरीके से अंदर की तरफ दब गया। ऐसे था, इसको मैंने एक घुसा लगाया तो इस तरीके से फिगर आपका क्या हो गया, अंदर की तरफ, मतलब फिगर ऐसे कुछ हो गया। देखिए मतलब ये फिगर अपनी जो एक्चुअल हाइट था, एक्चुअल हाइट उससे थीटा एंगल पे बेंड हो गया। एक्चुअल में ये हाइट थी सी, जब घुसा लगाया तो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया थीटा एंगल। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, और ये था हमारा वेक्टर सी। ध्यान दीजिए, क्लियर हुई बात? तो अगर हम वेक्टर ए क्रॉस बी ले, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस बी ले तो इसी के परपेंडिकुलर बाहर आएगा। ये 3D फिगर है, हम दिखा नहीं सकते बाहर। तो ये जो एरो ये बाहर ही आ रही है परपेंडिकुलर दोनों का। तो ये चीज जो है आपको मिला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है बात? वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर मिलेगा डायरेक्शन। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप? तो हमको तो चाहिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोपाइप, मतलब एरिया बेस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। तो बेस की एरिया क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए, क्या यही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा? क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो जरा मेरी बात समझिए, ये हमारा वेक्टर सी है, तो इस वेक्टर सी का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जाएगा सी कॉस थीटा और इसी के परपेंडिकुलर जाएगा सी साइन थीटा। मतलब इस क्यूबाइड के लिए अब हाइट कौन सी होगी? सी कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर थीटा एंगल पे बेंड हो गया, तो थीटा एंगल पे बेंड हो गया तो इसके लिए हाइट का काम कौन करेगा? सी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्रॉस सी कॉस थीटा। ये क्रॉस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसी को लिख सकते हैं सी कॉस थीटा। ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर सी का क्या है? मैग्नीट्यूड है सी। तो क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं? जरा ध्यान देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। क्योंकि हमको ए क्रॉस बी सी कॉस थीटा चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सी कॉस थीटा। तो इस वेक्टर ए क्रॉस बी को वैसे ही रहने दिया और ये बीच में आ गया डॉट सी। तो जब डॉट हटता है तो ये पूरा चीज आता है कि नहीं? तो ये मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कॉस थीटा था, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये सी कॉस थीटा है आपका। तो मैंने बताया जो कॉस हटता है तो बीच में डॉट आता है, तो दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर, जो इस वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एरिया ऑफ बेस और इस वेक्टर सी जो आपका गया उसके डॉट प्रोडक्ट अगर मिल जाता है तो आप फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करें, तब आगे चलते हैं। चलिए हो गया। तो इस तरीके से जो आपका वेक्टर का जो पार्ट था वेक्टर, ये पूरा आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। वेक्टर का जो पूरा पार्ट था आपका ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो ज़रा आप मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, उसका यूज हम लोग करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो आपके पास आएगा वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा। अब हमने मोशन इन 2D में जाने की प्रयास कर चुके हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो उसको 2D पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे उसको। मोशन इन 2 डायमेंशन अब आपका अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2D। वेक्टर का ही पार्ट है मोशन इन, लेकिन अब हम 2 प्लेन में पढ़ेंगे, एक्स वाले में भी और वाई वाले में। तो अगला लेक्चर जब आपके पास आएगा वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर होगा। तो आप लोग उस चैप्टर को मिस मत करिएगा और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी उसको रिवाइज करके आइएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। आज का ये वेक्टर आपका पूरा फिनिश हो गया और हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अलग पार्ट बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और जितना हो सके आप मेहनत करिए। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक।